बताओ भाई बीट क्या होती है? बीट क्या होती है बताओ, कोई बता सकता है बीट क्या होती है? बीट इज द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड व्हेन टू वेव और more than two wave of nearly similar frequency will interfere। तो जब दो वेव सिमिलर फ्रीक्वेंसी की इंटरफियर करती है या दो से ज्यादा इंटरफियर करती है सिमिलर फ्रीक्वेंसी की वेव, तो उसमें जो साउंड में वेरिएशन होता है, पीरियोडिक वेरिएशन होता है, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, बट रेगुलर वे पे होता है। इस तरह की जो फिनोमेना होती है उसको हम बोलते हैं बीट बोलते हैं। ठीक है, सच काइंड ऑफ फिनोमेना इज बीट। तो बीट को समझने के लिए मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दैट इज ट्यूनिंग। इस ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है बता सकता है कोई? मेरी और नमन की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है, मेरी रवि की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अब ये बाकी जो बच्चे हैं ना जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर हमारा नाम क्यों नहीं लिया, बुरा मत मानना। सर वो मैच करना टाइम सेम होता है क्या बेटा? डेल्टा टी जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी से। डेल्टा टी छोड़ दे, मैंने बस ये बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूनिंग। ट्यूनिंग समझते हो? ट्यूनिंग वर्ड का मतलब सर मैच करना। मैच करना, हाँ। अच्छा क्या क्या मैच कर सकते हैं सर? विचार मैच कर सकते हैं, है ना। जैसे तुमने देखा होगा ना तुम्हारी क्लास में भी यार दो दोस्त या तीन दोस्त बड़े अच्छे रहते हैं, मतलब सबका ग्रुप है दो या तीन तीन का, दो या तीन तीन का, किसी का चार का होगा। क्यों होता है ऐसा? हेलो, कुछ तो रहती है ना, सिमिलैरिटी रहती है ना, कुछ चीजें तो ऐसी रहती है जो मैच करती हैं, इसी के कारण तो ट्यूनिंग बनती है ना। हेलो, हाँ सर, है ना। अच्छा ये जैसे तुमने ऑलराउंडर रहते, ऑलराउंडर रहते, ठीक है, इट्स ओके, अलग अलग बातें। चलो थोड़ा अपन और आते हैं, अभी प्रैक्टिकल वे पे आते हैं थोड़ा अपन इस पे। स्कूल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें तो पार्टिसिपेट किया ही होगा, या उसमें रहे होगे तुम लोग, स्कूलों में रहे हो कि नहीं? सर सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब? अरे बाप रे, कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज जिसमें गाना बजाना ये सब होते हैं ना, खासकर 26 जनवरी पे। नहीं सर, हम लोग दूसरे को पार्टिसिपेट करने बोलते थे। हाँ ठीक है, लेकिन कार्यक्रम में तो रहते थे ना, जरूरी नहीं कि किए होगे, बट कार्यक्रम में तो सुने तो होगे ना तुमने। हाँ सर, है ना। चलो ठीक है, वो भी छोड़ दो, स्कूल में नहीं किए। जगराता वगैरह सुने हो? देवी जागरण, जगराता, या फिर और जो हाँ सर, नेहा कक्कर का। नेहा कक्कड़ का। और अपने मोहल्ले पड़ोस में जब कुछ होते प्रोग्राम तो फिर कोई गाने वाले आ जाते हैं, साथ में क्या आते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट भी रहते हैं कि बस अकेले गाना रहता है? हाँ? साथ में क्या रहते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स भी लाते हैं अपने साथ। इंस्ट्रूमेंट भी लाते हैं ना। बड़ा अच्छा नाम है यार उसका, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है। जगराता तो एक ये है ही, देवी जागरण, जगराता, और क्या बोलते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एक तबला है, ठीक है, ये एक हारमोनियम बना दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या ले लूं मैं यहाँ पे, पियानो ले लूं, ठीक है। ये इस तरह के हैं, दो तीन इंस्ट्रूमेंट है। तो जब कोई सिंगर गाना गाने वाला होता है, किसने बताया नेहा कक्कड़, मान लो नेहा कक्कड़ गाना गाने वाली, तो उसके पहले क्या करते हैं लोग जो साथ में आते हैं, उनके म्यूजिशियंस जो रहते हैं क्या करते हैं? सर बीच में वोकल्स देते हैं। बीच में वोकल्स देते हैं? नहीं, पहले गाने के पहले कुछ करते हैं, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ये क्या करेगा, ऐसा खींच खांच के कुछ टाइट करेगा, पहले सब आप पहले बजा बजा के देख लेते हैं पहले। यस सर, गिटार को ट्यूनिंग करते वो लोग। हाँ, गिटार को ट्यून करते, हारमोनियम को ट्यून करेंगे, तबला को। एक इनको आपस में ट्यून करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग, इनको आपस में ट्यून किया जाता है। आपस में ट्यून करने का मतलब है कि इनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे सपोज तबले से 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हारमोनियम से भी इतनी की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए।
और पियानो से भी इतनी की फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी चाहिए। तो इसको बोला जाता है ट्यून करना इंस्ट्रूमेंट को। समझ गए? ये आप इंस्ट्रूमेंट ट्यून होगा ऐसा। और इसके बाद में फिर वो सिंगर गाना गाता है। तो अब जब इनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो फिर गाने की मिठास और अच्छी हो जाती है। जो साउंड आता है इंस्ट्रूमेंट का वो भी हमारे कानों पे बराबर आता है। और अगर ये ट्यून नहीं है, अलग अलग हो रहा है, कुछ भी बज रहा है ऐसा धाप धीप है, कुछ भी ऐसी आवाज आ रही है, तो अगर प्रॉपर ट्यून नहीं है ना, तो फिर हम क्या करोगे? फिर अंडे मारोगे, फिर उन्होंने तो टमाटर मारोगे। ऐसे ही होता है। हेलो, यस समझ सर। समझ गए? तो ये इनको ट्यून करते। ट्यून करने का मतलब क्या रिमूव करना होता है? इनको ट्यून करने का मतलब होता है बीट को रिमूव करना। तो ट्यून करने का एक और वर्ड यहाँ पे आ गया, रिमूवल ऑफ बीट। रिमूवल ऑफ बीट। अब एक और बात है, इससे भी उतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, इससे भी इतनी, इससे भी इतनी। तो आप लेकिन पहचान लोगे कि यार ये तबले का साउंड है, ये हारमोनियम का, ये पियानो का है। पहचान सकते हैं। उसका रीजन है वेव पैटर्न। जैसे मान लो तबले का वेव पैटर्न ये है ना, हारमोनियम का वेव पैटर्न ये है, पियानो का वेव पैटर्न ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो आप तीनों को पहचान लेते हो, भली फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने पे भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तबले का है, ये हारमोनियम का है, ये पियानो का है, एक्सेट्रा। बराबर है, हम आइडेंटिफाई कर लेते कि यार ये इंस्ट्रूमेंट है। समझ गए? तो ट्यूनिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ बीट। रिमूवल ऑफ बीट, ट्यून करना मतलब सभी इंस्ट्रूमेंट को एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलाना, एक जैसी फ्रीक्वेंसी पे चलाना। टीवी पे भी अपन ट्यून करते चैनल वगैरह। जब हम रिमोट से कुछ दबाते हैं ना, तो यहाँ पे सारे सिग्नल पड़े हुए हैं, दूरदर्शन का, जी का, स्टार का, ये सारे चैनल, सभी चैनल के सिग्नल पड़े हुए। आप रिमोट से वो बटन दबाते हो तो टीवी उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होती है जो उस चैनल की सराउंडिंग पे है, और फिर वो चैनल चलने लगता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, जैसे इस कमरे में सारे चैनल के सिग्नल्स हैं। बस हमको छतरी लगानी पड़ेगी, कुछ लगाना पड़ेगा, टीवी लगाएंगे और अपन रिमोट से बटन दबाएंगे, मतलब टीवी का जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है वो ट्यून करेंगे। अगर हमने मान लो स्टार स्पोर्ट के लिए लगाया, तो टीवी का जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनर है स्टार स्पोर्ट वाली फ्रीक्वेंसी को मैच कराएगा और जो सराउंडिंग में है, और फिर वो हमको स्टार स्पोर्ट चैनल दिखने लगेगा। मतलब आपने ट्यून किया, फ्रीक्वेंसी को मैच कराया। इसको रेजोनेंस वर्ड भी बोला जाता है ना, बट ट्यून करना ज्यादा प्रॉपर वर्ड होता है। समझ गए अभी ट्यूनिंग का मतलब? ट्यूनिंग का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ बीट। दिस इज आल्सो रिमूवल ऑफ बीट। आप बीट रिमूव कर दो। तो बीट कैसे बनती है, या अगर बीट बन रही है तो साउंड कैसे सुनाई देता है बीट में? तुमने कभी देखा होगा, जैसे अपन ये सुन रहे हैं ना, एफएम वगैरह सुन रहे हैं, और बीच में गाने आने, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आवाज कैसी आती है उसमें से? कुछ आवाज आती है वैसे खाली पड़ा रहता है? कुछ आवाज आती? आती है सर, ऐसा कुछ आवाज आती है? मक्खियों जैसी। घर घर आवाज आती है, या फिर कम ज्यादा होती है? तो वो किसके कारण होता है? वहां पे बीट के कारण होता है ना। ऐसी कुछ आवाज बनती, तो दैट इज कॉल्ड बीट। तो इस सर साउंड एफएम और एएम में क्या फर्क है? किस पे बेटा? एफएम और एएम में वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी नहीं, है ना। वो बताऊंगा मैं कि क्या होता है एफएम में और एएम में। ठीक है, समझ गए? हेलो। यस With Byju's app, children remember their concepts forever. सॉरी, ये साउंड सुनना है, ये इस तरह से बीट के साउंड आते हैं। आ रहा है कुछ साउंड आ रहा है क्या?
No, sir. Now that you know what beat नहीं आए? frequencies sound like, let's make sure you know why. This beat frequency is 2 hertz or 2 cycles every second. आ रहा है? And Yes, then sir. 3 hertz. कैसा साउंड आ रहा है? And then let's play those two frequencies together. वो तो एक बोल रहा है, बट ये वाला साउंड सुनो. What you hear is called the beat frequency. The equation for the beat frequency is the absolute value of the difference. Variation आ रहा है sound में? difference between the two. हेलो. Yes, sir. ऐसा वाला. तो अब इसका जो पैटर्न होता है वो देखना. यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ. यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर पे ले रहा हूँ. बीट कैसे बनती हैं, एक स्क्रीन शेयर है ये. लुक एट हियर. सो ये सुनाई नहीं पड़ेगा. ये नीचे जो डायग्राम बन रहा है ना, ये बीट वाले डायग्राम बन रहे हैं नीचे. सर वॉल्यूम करो ना. ये देखना, ये दो वेव जब ऐड कर रहे हैं यहाँ पे सिमिलर फ्रीक्वेंसी की, नियरली सिमिलर फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड किए, सुपर इम्पोज किए, तो जो रिजल्टेंट वेव बनी है इस तरह की बनती है. दो वेव को ऐड किए, एक ब्लू कलर की एक रेड कलर की, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग है, तो उनको ऐड करने से एक रिजल्टेंट वेव जो बन रही है ना वो नीचे बनी. देखो वहां पे दिख रही है. हेलो. ब्लैक वेव इज द सुपर पोजिशन ऑफ द रेड एंड द ब्लू वेव. ये एक नए तरह की वेव यहाँ पे आपको दिख रही है. ठीक है, ये सुपर पोजिशन हुई भाई, दो वेव का सुपर पोजिशन हुआ, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी का. अगर एकदम सेम फ्रीक्वेंसी का होता तो फिर जो इंटरफियरिंग पैटर्न होता है वो इस तरह का नहीं होता है, कम ज्यादा वाला नहीं होता है. जहां पे एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया सुपर पोजिशन होने के बाद में, वहां पे साउंड कम होगा. जहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया वहां पे साउंड आपको अचानक ज्यादा सुनाई देता है. तो ये जो फिनोमेना होती है इसको बीट बोलते हैं. समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं बीट का मतलब? सर. समझ गए? कोई डाउट है तो बोलो, क्वेश्चनिंग करो बेटा, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो. इसमें देखो, जहां पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जहां पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया. तो ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइम के साथ में पोजीशन बदलते रहते हैं और इसी को हम बीट बोलते हैं. ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर. समझ गए क्या? कोई डाउट है किसी को? सर और बीट बताना. बीट का मतलब हो गया दो वेव का सुपर पोजिशन. ये दोबारा देख यहां पर से, ये एक वेव आ रही है, ये दो वेव है, इनको ऐड करना है. ये दो वेव को ऐड करना है. दोबारा देखना है. समझ गया अभी रिजल्टेंट वेव कैसे बनी कुणाल? हाँ सर. सर जो सबसे लोएस्ट है वो बीट रहेंगे ना? क्या बेटा? जो सबसे लोएस्ट रहेंगी वो बीट रहेंगी ना? जो सबसे लोएस्ट रहेगी वो बीट रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. जो सबसे लोएस्ट है वो बीट नहीं है, ये पूरी फिनोमेना बीट कहलाती है. और बीट फ्रीक्वेंसी अपन बोलेंगे कि जहां पे सबसे लो है, फिर दूसरी बार जहां पे लो आ रहा है उसका जो टाइम इंटरवल वो बीट टाइम इंटरवल हो गया, और उसी को हम बीट, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो बीट फ्रीक्वेंसी बन जाएगा. फिर ये देखो ऊपर जो ब्लू कलर में बन रहा है ना वहां पे, समझ गया? हाँ सर. हाँ, तो इसमें साउंड में पल्सेशन आएगा, कम ज्यादा साउंड होगा. ओ ऐसा. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बीट. अभी समझ गया बीट का मतलब? हाँ सर. हाँ सर. तो अभी ये समझ गए कि इंस्ट्रूमेंट को ट्यून क्यों किया जाता है. अगर मान लो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इंस्ट्रूमेंट बजेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? ये ऐसे ही होगा, कुछ भी अजीब टाइप से, है ना? बट अगर प्रॉपर ट्यून कर दिया आपने इंस्ट्रूमेंट को, सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर आपने उनको साउंड किए, तो आपको वहां पे एक प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जहां पर वेव अपोजिट फेज में ऐड होंगी ना वहां डिस्ट्रक्टिव बनेगा ना बेटा.
1 मिनट। हाँ, दोबारा देखना, ये वाले डायग्राम को देखो। हाँ, एक रेड कलर की और ब्लू कलर की वेव दिख रही है आपको ऊपर। हेलो, हाँ सर। देख, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे देख लिखा हुआ है उसके ऊपर देख, दोनों वेव सेम फेज में ऐड हुई हैं, इसलिए वहां पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। दिख रहा है? यस सर। ये कर्सर दिख रहा है, कर्सर? यस सर। हाँ, अभी जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्लू कलर की वेव और रेड कलर की वेव एक दूसरे के अपोजिट फेज में ऐड हो रही हैं। क्या बन गया वहां पे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। कोई डाउट अभी इसमें? नो सर। सर फिर जहाँ जो बीच सेंटर सर, ये बीच में से भी वो दोनों जुड़ रही है, तो फिर उसमें भी तो बढ़ना चाहिए था ना। तो सर ये तो बराबर ही देख, इंटरफेरेंस तो हर जगह पे हो रहा है ना, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक स्पेशल कंडीशन है जब सेम फेज में ऐड होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस की एक स्पेशल कंडीशन है जब ये अपोजिट फेज में ऐड होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि वेव भाई सिर्फ सेम फेज में ऐड होंगी, अपोजिट फेज में ऐड होंगी, तो किसी भी तरह से ऐड हो सकती हैं। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव स्पेशल केस है इंटरफेरेंस के। ठीक है। हेलो, ठीक है। ओके सर। हाँ, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इज द स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस। ऐसा थोड़ी कि वेव बेटा हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही ऐड होगी या डिस्ट्रक्टिव में ही ऐड होगी। तो ट्यून करने का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी मैच कराना, बीट को रिमूव करना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं हम अब यहाँ पे। मैथमेटिकली हम दो वेव लेके करते हैं। मैथमेटिकली हम दो वेव लेते हैं और एम्पलीट्यूड अलग अलग भी चलते हैं, बट मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड सिमिलर ले लेता हूँ। पहले तो मैं बीट का डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ कैसा बनता है। अलग सीधा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। ये वेव y1 है। हाँ, इसका एम्पलीट्यूड a1 है। ये दूसरी वेव है, ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रीक्वेंसी की है, इसका एम्पलीट्यूड है ये y2 हो गई, इसका एम्पलीट्यूड है a2। जब ये दोनों वेव ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों वेव को जब हम ऐड करेंगे, माइक म्यूट करोगे भाई? नहीं है, यहाँ से प्रॉब्लम है। माइक म्यूट करो। इस तरह का पैटर्न मिलेगा आपको। ये ऐसा, ठीक है, ये इस तरह का पैटर्न मिलेगा बीट में। जब ये दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी की वेव ऐड होंगी, सिमिलर मतलब कि ऑलमोस्ट सिमिलर, एक की फ्रीक्वेंसी सपोज f1, एक की f2 है। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज या इसकी है 400 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी है, कम है इसकी फ्रीक्वेंसी, सपोज इट इज
395 हर्ट्ज। तो जब ये दोनों मिलेंगी तो एक नई टाइप की वेव बनेगी यहाँ पे, जिसमें जो एम्पलीट्यूड है ये किसके बीच में ऑसिलेट करेगा, A1 प्लस A2, और जो इसके बीच में ऑसिलेट होगा ये A1 माइनस A2 के बीच में ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे ऑसिलेट होगा। तो जैसे यहाँ पर जो साउंड आएगा, यहाँ पे मिनिमम साउंड आएगा, फिर यहाँ पे मिनिमम साउंड होगा, यहाँ पे मैक्सिमम साउंड होगा, यहाँ पे मैक्सिमम साउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम साउंड सुनाई देगा, यहाँ पे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, ये पल्सेशन आएगा साउंड से, यहाँ पे मिनिमम साउंड सुनाई देगा, यहाँ पे फिर मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। तो ये जो पीरियोडिक वेरिएशन होता साउंड में, ऐसा देखो, जैसे यहाँ पे साउंड लो है, ऐसा, समझ गए, इसको बोला जाता बीट। तो ग्राफिकली आप इसको ऐसा देख सकते हो, प्रैक्टिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो है प्रैक्टिकली ऐसा, ये प्रैक्टिकली। बट ये एक अकेले से नहीं, ये जब दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी, मतलब लगभग डिफरेंस इतना होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा भी चलेगा, जब दो साउंड या दो से ज्यादा वेव ऐड होती है इस तरह से, तो साउंड में एक पीरियोडिक वेरिएशन होता है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बीट। अभी समझ गए कि डाउट है कुछ? जैसे यहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा है, बीट टाइम इंटरवल आप देख सकते हो, बीट फ्रीक्वेंसी विल बी f1 माइनस f2, आप मॉड ले लो यहाँ पे चाहो तो ये आंसर आ जाएगा आपका लगभग 5 हर्ट्ज। ये क्या है यहाँ पे, इट इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट टाइम पीरियड 1/5 हर्ट्ज कर सकते हो कि भाई यहाँ पे एक मिनिमम से दूसरी बार मिनिमम होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द बीट टाइम पीरियड, या एक मैक्सिमम से दूसरी बार मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगेगा, ये कहलाता बीट टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक डिस्टरबेंस जाने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड बीट टाइम इंटरवल। तो टीबी इज बीट टाइम इंटरवल, इट इज बीट टाइम इंटरवल, और एफबी इज बीट फ्रीक्वेंसी, इट इज टीबी, इसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय एफबी। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज एफबी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, बीट टाइम पीरियड। और ये कैलकुलेशन है सब भाई, आपको बीट निकालना, दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वही बीट फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम आ रहे हैं इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। ग्राफिकल समझ गए कि कोई डाउट है ग्राफिकल में? तो बीट फ्रीक्वेंसी 55 आएंगे ना? क्या बेटा? बीट फ्रीक्वेंसी 55 आएंगे ना? नहीं ना, 5 आएगी ना, 395 और ये कितना है यहाँ पे 400, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है ना? नहीं सर, वो 345 दिख रहा था। 345 नहीं बेटा, ये 395 है ये, ठीक है, और ये 400 है, बराबर है। हाँ सर। हाँ, 5 हर्ट्ज ये बीट फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकंड में 5 बार साउंड मैक्सिमम होगा और 5 बार मिनिमम होगा, ये इसका मतलब है 5 हर्ट्ज का, ठीक है। अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे इसका, बीट टाइम पीरियड, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड का मतलब समझ गए, हर 0.2 सेकेंड में साउंड मैक्सिमम होगा, ठीक है, या फिर हर 0.2 सेकेंड में साउंड क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? 0.2 सेकेंड का मतलब जैसे ये बोल रहा हूं ऐसा, हर 0.2 सेकेंड में कम ज्यादा होगा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में ये 5 बार कम या ज्यादा होगा, एक सेकंड में 5 बार ज्यादा और एक सेकंड में 5 बार कम, ये इसका मतलब। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये Yes, sir. ग्राफिकल एनालिसिस समझ गए आप लोग। अब हम मैथमेटिकल में जा रहे हैं इसके। ग्राफिकल समझ गए पूरा कि डाउट है कुछ? ग्राफिकल समझ गए या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो नेगेटिव y एक्सिस पे आएंगे उसके पॉइंट्स कैसे लिखेंगे अपन?
वो भी लिखेंगे ना, यहाँ पे माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर फिर a1 प्लस a2 और यहाँ माइनस ऑफ a1 माइनस a2, ठीक है। ओके, वो मैंने नीचे नहीं लिखा, अंडरस्टूड है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। डन सर। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे करने वाले, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे बीट को। तो इट इज पेज नंबर 3, मैथमेटिकल इक्वेशन पे हम आते हैं। लेट y1 इज इक्वल्स टू ए सिमिलर एम्पलीट्यूड की वेव ले रहा हूं मैं, एंड इट इज ओमेगा इनटू t माइनस एक्स बाई v ओमेगा 1, एंड दूसरी वेव है y2 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, सॉरी ओमेगा 2 इनटू t माइनस एक्स बाई v। तो यहाँ पे दो वेव लिए हमने जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बाकी अंदर का जो फेज है वो एक जैसा है। v इसका स्पीड ऑफ वेव। माइक म्यूट करो, हेलो माइक म्यूट करो मंथन। मंथन माइक म्यूट कर बेटा। ठीक है, हमने दो वेव लिए, आप ये वाला पैटर्न भी देख सकते हो, दूसरा वाला पैटर्न भी आप देख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जो जनरल पैटर्न लेके पढ़ा ना, वो कौन सा वाला पढ़ा है? हमने जो जनरल पैटर्न लेके पढ़ा है ओमेगा 1 t माइनस k1x, दूसरी वेव आ जाएगी y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। k1 k2 क्यों लिखे हमने? क्योंकि वेव स्पीड सेम है, सिंस वेव ट्रेवल इन सेम मीडियम, में अगर वेव चल रही तो वेव स्पीड सेम ही आएगी, ओमेगा 1 अपॉन k1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन k2। ध्यान रखना, ठीक है। वेवलेंथ अलग हो सकती है बट वेव स्पीड सेम है, क्योंकि साउंड सेम मीडियम में अगर चल रहा है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे साउंड की भी स्पीड वही रहेगी, नमन यहाँ बोल रहा है उसके साउंड की भी स्पीड यही है, रवि की स्पीड भी वही है, ऋषभ की भी वही है, मृदुल की भी वही है, ठीक है, अंकिता की भी वही है। साउंड की स्पीड सबकी सेम, फ्रीक्वेंसी सभी की अलग अलग है और उसके कारण वेवलेंथ अलग अलग होंगी। समझ गए? अगर हम इस कमरे में बात कर रहे हैं तो सभी का जो साउंड की स्पीड है एक जैसी है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने के कारण वेवलेंथ अलग अलग आएगी। तो के जो फैक्टर है वो सभी का अलग अलग हमने लिख दिया, k1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 एंड k2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा 2। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है यहाँ पे। तो अब ये दो साउंड को अगर हमें ऐड करना है, दैट इज y1 प्लस y2, ये बाहर जाएगा। अब साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, इट इज 2 साइन, फार्मूला बन जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये किसके बराबर बचेगा बेटा? यहाँ पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई t माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू x, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। और दूसरा आ जाएगा cos ऑफ c माइनस d बाई 2, तो ये बचेगा तुम्हारे पास में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू t एंड माइनस ऑफ k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू x। ठीक है, समझ गए इतना कि कोई डाउट है? ये समझ गए बेटा? यहाँ पे फार्मूला क्या लगा दिया अपन ने? साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 वाला फार्मूला लगा दिए। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, स्टेप देख लो एक बार, स्टेप को डायरेक्ट लिखा हूं मैंने, स्टेप देख लो एक बार। ये थोड़ी अलग टाइप की वेव बन गई, इसीलिए तो बीट बोल रहे हैं। देखो इसको मैं थोड़ा और ठीक करके लिख दूं तो इट इज 2a, कॉस वाले टर्म को पहले लिख देता हूं मैं, इट इज कॉस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स एंड साइन, ये टर्म हो गया आपका ओमेगा एवरेज इंटू टी माइनस के एवरेज इंटू एक्स। तो ये तो हार्मोनिक वेव इक्वेशन हो गई। इस वेव में दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक पार्ट ये वाला पूरा हो गया यहाँ पे, ये इतना पार्ट एक हो गया,
जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन बता रहा है कि टाइम और पोजीशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, टाइम और पोजीशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है। और दूसरा ये पूरा प्रोग्रेसिव वेव दिख रही है आपको। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे इस वेव का, तो इस वेव का जो ग्राफ आएगा, रिजल्टेंट ग्राफ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये दो अलग अलग आपने ऐड किए थे, और अगर आप ये रिजल्टेंट वेव का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, तो ये 2a एंड -2a तक ऑसिलेट करेंगी ये वेव। ऐसे कुछ पैटर्न मिलेगा यहाँ पे आपको, मतलब एक प्रकार से दो वेव का सुपर पोजिशन हो गया। एक तो ये वाली दिख रही है आपको, ये जो कॉस फंक्शन वाली है, और एक ये साइन फंक्शन वाली आपको इस तरह से दिख रही है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे क्यों आया हम उस पर नहीं पढ़ने वाले, वो हमारे लिए काम कर रही है कि ये इस तरह का ग्राफ क्यों बना है। लेकिन इसका ग्राफ ऐसा बनता है, अगर इस तरह का फंक्शन बना है आपका, तो उसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। दो साइन वेव को अगर आप ऐड करोगे, वो कुछ इस तरह की, एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है, कुछ ऐसा कुछ पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा। तो ये बन गया आपका बीट। एंड नाउ बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, तो एक्चुअल में ये जो कॉस फंक्शन वाला ग्राफ है, ये कुछ ऐसा चल रहा है तुम्हारा। तो यहां से आपको ये बीट आपको देखना कि भाई ये एक बार यहाँ पे ये बन गया आपका बीट टाइम पीरियड। तो बीट फ्रीक्वेंसी यहां से मिल जाएगी आपको। So therefore, beat frequency will be given by ओमेगा बी से मैं इसको डिनोट कर दूं, तो बीट फ्रीक्वेंसी एक इसके बराबर यहाँ पे डेल्टा ओमेगा के बराबर है, या फिर हर्ट्ज में अगर आप देखोगे तो इट इज डेल्टा एफ मतलब f1 माइनस f2, ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी होती है, और ये मैथमेटिकली ऐसा है। तो बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि ये टॉपिक 12th में है आपका, तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में जब बीट का डिस्कशन पूछा जाता है, व्हाट इज बीट एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, तो आपको ऐसे डिराइव करना है, इंक्लूडिंग दिस ग्राफ। आपको इसका भी ग्राफ बनाना है, इसका बनाना, उसके बाद ये वाला बनाना, जो हमने पिछले पेज में बनाए थे, ठीक है। तो ये इस तरह का डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन आपको इस तरह का करना है। हाँ, कॉम्पिटिशन में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि यहाँ का टाइम इंटरवल दिया रहे और पूछ ले कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम सपोज 0.2 सेकेंड है, तो व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है तो बीट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ बीट टाइम पीरियड, इट इज 1/0.2, सो दिस इज 5 हर्ट्ज इज द बीट फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये ग्राफ से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जिसमें टाइम इंटरवल दिया है, तो फ्रीक्वेंसी आप मेजर कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट। तो ये कॉम्पिटिशन के लिए हो गया, बोर्ड के लिए पूरा डेरिवेशन हो गया और ये ग्राफ हो गया। तो बोर्ड में अगर पूछा जाता तो आपको ऐसा लिखना, ठीक है, समझ गए सर। हाँ बोलो अभी। सर एक बार फिर से बीट फ्रीक्वेंसी बताएंगे। क्या बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे यहां से यहां तक, एक बार यहाँ पे मिनिमम साउंड आएगा, फिर मैक्सिमम आएगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, फिर मिनिमम सुनाई देगा, फिर मैक्सिमम सुनाई देगा। तो दो मिनिमम तक का डिस्टेंस या दो मैक्सिमम तक का डिस्टेंस, ये बीट टाइम पीरियड है। उसका रेसिप्रोकल ले लो तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये इस ग्राफ से पता चल रहा है, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये नॉर्मल साइन वेव वाला ग्राफ है, जैसे ये, और उसको इसके साथ ऐड कर रहे हो आप, तो फिर इसमें पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है रेड कलर वाला, वो ये वाले फंक्शन का नॉर्मल वाला। अगर अपन इसको यहाँ पे नहीं रहने देते ये वाले टर्म को, तो ये पूरा रेड कलर का एक जैसा बनता, आया ना, समझ गए। अगर हम इसको हटा दें, ये वाले पोर्शन को, साइन वाले टर्म को यहाँ से हटा लें अपन, 2 फैक्टर भी हटा दें,
या 2 फैक्टर लिखा रहने देते 2a, ये वाला टर्म को अगर अपन हटा दें यहाँ पर से, इतना टर्म अगर अपन हटा दें तो ये जो ग्राफ है ये रेड कलर वाला ये इस फंक्शन का ग्राफ रहेगा, मतलब पूरा बराबर बनता है। लेकिन इसको आपने साथ में ऐड कर दिया है, इसलिए ये जो ग्राफ है इसमें इसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो गया, कहीं कम कहीं पे ज्यादा ऐसे, बट प्रॉपर वे पे हुआ है, पीरियोडिकली हुआ ये वेरिएशन इसके कारण, क्योंकि ये भी पीरियड फंक्शन है, ये तो है ही पीरियोडिक। तो ये जो फिनोमेना होती इसी को हम बीट बोलते हैं। अभी समझ गए मैथमेटिकली? यस क्लियर हो गया? सर हाँ सर, इसमें जो एम्पलीट्यूड है ये क्या वॉल्यूम बता रहेगा बीट का? बीट का वॉल्यूम नहीं बता रहा बेटा, ये जो एम्पलीट्यूड जैसे 2a है फिर कहीं पे 0 हो गया, ये तो कितना मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा कितना मिनिमम आएगा ये इस बात को बताता है। सर और हाँ बोल। और एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? क्या क्या एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? एक्स एक्सिस डिस्टेंस बता रहा है, जैसे मैं भी यहाँ से बोल रहा हूँ और एक इधर से कोई बोल रहा है, जैसे तू ही बोल रहा है, यहाँ से हर्ष बोल रहा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग सिमिलर है, उधर से कोई सुन रहा है, जैसे नमन सुन रहा है, तो उसको कैसा साउंड सुनाई देगा? समझ गए? हाँ तो सर जिसकी ग्राफ में देखो जो दो बीट जो है वो मिनिमम होके 0 हो रही है, तो वहां पे मतलब क्या 0 साउंड आएगा कह सकते हैं ग्राफ के हिसाब यहाँ पे से? 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 मतलब यहाँ पे सुनाई नहीं देगा, मतलब कि जैसे नमन जब सुनेगा ना तो अचानक साउंड बढ़ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर 0 होगा, और ऐसा अचानक नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे कम होके मिनिमम होगा, 0 आएगा। ठीक है? हेलो? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो वो जैसे ये मैं हूँ मान लो, और ये तू एम्पलीट्यूड है और ये नमन है, ऐसा समझ ले, है ना? अपन दोनों बोल रहे हैं यहाँ से और ये सुन रहा है, तो ये कैसे सुनाई देगा? यहाँ पे इसको पहले साउंड 0 आया मान ले, फिर धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम साउंड आएगा, फिर धीरे धीरे कम होके फिर 0 होगा, फिर ऐसा आएगा। समझ गया? हाँ सर। सर वो एम्पलीट्यूड फिर से बताना। एम्पलीट्यूड कम ज्यादा कैसे हो रहा है? ये हाँ सर। फंक्शन के हिसाब से देखेगा तो 2a मैक्सिमम आएगा ना। हेलो? वो एम्पलीट्यूड बता रहा है क्या यहाँ पे साउंड में? एम्पलीट्यूड बता रहा है कि कितनी इंटेंसिटी तक साउंड जाएगा, ये मैंने इस इक्वेशन से ग्राफ बस प्लॉट किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। हाँ, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होने से उसकी इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ना। हाँ सर। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये समझ ले एक प्रकार से इंटेंसिटी के लिए अपन ने लिखे हैं कि जैसे 2a एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, यहाँ पे 0 एम्पलीट्यूड हो गया तो वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? उस टाइम पे इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ, ये ऐसा है, देख ये मैं हूं मान ले, और ये ब्लैक पेन तू है, मैं भी यहाँ से बोल रहा हूँ, तू भी यहाँ से बोल रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और नमन यहाँ पे सुन रहा है ये। ठीक है? मैंने भी बोला, तूने बोला, नमन सुन रहा है, तो नमन को कैसे साउंड आएगा? इस वेव के फॉर्म पे नमन को साउंड सुनाई देगा। समझ गया? हाँ सर। जैसा नहीं, अगर मैं अकेला बोलूंगा तो कैसा सुनाई देगा? इसको बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक सिंगल वेव में जैसा जाता है। ठीक है? हाँ सर। और अगर तू अकेला बोलेगा तो एक जैसा साउंड सुनाई देगा, लेकिन अगर हम दोनों बोल रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है हमारे बोलने की, तो इसको कैसा साउंड सुनाई देगा? इस वेव के पैटर्न में उसको साउंड सुनाई देगा। अभी समझ गया? यस सर। और किसी को डाउट है इस पे कुछ? सर वो जो अपन 5 हर्ट्ज आ रही है तो अपन बोल रहे 1 सेकंड में 5 बार मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड ही बोल रहे हैं ना अपन? हाँ हाँ, यही समझ ले कि एक बार एक 5 हर्ट्ज मतलब है 1 सेकंड में 5 बार 2a एम्पलीट्यूड होगा और 5 बार 0 एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है? ओके सर। ओके, और कुछ? और कोई डाउट? सर फिर जो बीट सुन रहे हैं उसको कभी कभार आवाज भी नहीं आएंगी ना? हाँ, अगर सिमिलर एम्पलीट्यूड के ऐड हो रहे हैं तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगी फिर। ठीक है? ओके सर। हाँ, अगर दोनों के बराबर है तो फिर तो 0 हो जाएगा, कभी 0 बिल्कुल भी नहीं आएगी और कभी बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन अगर अलग अलग एम्पलीट्यूड के हैं तो जहां पे तुमने 0 बनाए हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे हुआ है, वहां पे एकदम डिस्ट्रक्टिव में भी पूरा 0 नहीं आएगा ना, A1 - A2 वाला बनेगा, जैसा अपन ने पिछले पेज के ग्राफ में बनाए थे। ठीक है? यस। क्लियर हो गया बेटा अभी ये? कोई डाउट इस पे?
कोई डाउट? नो सर। वैष्णव तेरे को आवाज आ रही है मेरी? वैष्णव, नमन आवाज आ रही है? मृगांक? यस सर। ठीक है, देखते आगे अभी। हाँ, पेज नंबर 4 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? एक मिनट। यस सर। तो ये तो मैथमेटिकली हो गया। अब हम आते हैं जो न्यूमेरिकल बनते हैं, इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उसकी बात करते हैं। दिस इज नाउ पेज नंबर 4। तो ध्यान देना, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, सपोज देयर आर 2 ट्यूनिंग फोर्क। ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, दिस इज ए। ये 500 हर्ट्ज पे बज रहा है। ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। ये बी है और ये एफ है ना। व्हेन साउंडेड टुगेदर, व्हेन साउंडेड टुगेदर, व्हेन साउंडेड टुगेदर 5 हर्ट्ज बीट इज ऑब्जर्व। 5 हर्ट्ज की बीट इसमें ऑब्जर्व हो रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताना है। तो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी हियर? बीट फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, और बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है f1 माइनस f2 मॉड के अंदर। और तुम्हें पता है जब हम मॉड के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो कैसा लिखते हैं? दोनों केस पॉसिबल होते हैं, है ना। तो देखो FB इज आइदर f1 माइनस f2 या फिर FB इज आइदर f2 माइनस f1। तो ये है 5 हर्ट्ज, f1 है 500 हर्ट्ज माइनस f2। f2 मतलब FB, ये FA माइनस FB, और इसको FB माइनस FA आप लिख सकते हो। तो B वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा यहाँ पे? 495 हर्ट्ज आ गई। या फिर इट इज 5 हर्ट्ज, और ये कितना है? FB यहाँ पे अननोन है, माइनस 500। तो FB कितना आ गया? 505 हर्ट्ज आ गया। दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। या तो 5 हर्ट्ज कम होगी या 5 हर्ट्ज ज्यादा होगी। मैंने मॉड में लिखा था, तो मॉड को ब्रेक करके आप ऐसा लिखते हो। कोई डाउट है अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है बेटा? प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब व्हेन साउंडेड टुगेदर। प्लस का मतलब व्हेन साउंडेड टुगेदर। ठीक है, समझ गए? सर फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव रहेंगी क्या बेटा? तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेंगी ना? नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती ना, इसलिए तो मॉड में लिखा था मैंने। और जब मॉड में कोई वैल्यू लिखते तो दोनों पॉसिबिलिटी होती। जरूरी थोड़ी कि यही वाला बड़ा होगा, f2 भी बड़ा हो सकता है। तो मॉड में अगर कोई वैल्यू लिखी तो उसको दोनों तरह से देखना पड़ता है, दोनों तरह से तोड़ के सोचना पड़ता है। समझ गए? ओके सर। हाँ, लेकिन इसमें एक बात यह है कि आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर ये 500 हर्ट्ज है, 5 हर्ट्ज की बीट बन रही है, तो नेचुरल सी बात है या तो ये 505 होगा या 495 होगा। दो ही केस हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए? जी सर। यस सर। तो बट कौन सा केस है उसके लिए आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमको, कि भाई 505 है या फिर 495 हर्ट्ज है। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल एक्टिविटी इसमें करनी पड़ती है। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो। सर हम बीट फ्रीक्वेंसी दोनों को ऐड करके नहीं निकाल सकते थे क्या? f1 प्लस f2? नहीं नहीं, बीट फ्रीक्वेंसी ऐड करके नहीं। अपन ने इसके पहले मैथमेटिकल इक्वेशन जहाँ पे आई थी उसमें क्या आया था फार्मूला? डेल्टा ओमेगा वाला टर्म आया था ना, वो बीट फ्रीक्वेंसी बताता है, डिफरेंस वाला टर्म। ठीक है, और सर जो एडिशन वाला है वो? एडिशनल वाला तो वो नॉर्मल वेव बनता ना। नॉर्मल वेव, एडिशन वाला जो टर्म था, ये एडिशन वाला टर्म नॉर्मल वेव वाला हो गया। और इसमें देख, ये कम ज्यादा वाला जो दिख रहा है तेरे को, ये जो कम ज्यादा वाली वेव है ये डेल्टा ओमेगा वाली है। और ये वाली वेव कौन सी है? एवरेज वाली है। समझ गए? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए?
अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें करनी पड़ती है, उसको हम नोट पे ले रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 5 पे। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, इसमें फार्मूले की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन सीखने के लिए, ध्यान रखना फार्मूले की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 5 हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो यहाँ पे नोट पे एक होता है लोडिंग और वैक्सिंग, एक टर्म यूज करते हैं ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, लोडिंग और वैक्सिंग ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। हाँ, ये ट्यूनिंग फोर्क है मान लो, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉन्ग बोलते हैं। ट्यूनिंग फोर्क की जो डंडिया होती है ना, दिस इज द प्रॉन्ग। तो इसमें अगर हम वैक्स लगा देते, मोम लगा देते यहाँ पे इसकी प्रॉन्ग पे, वैक्स या मोम लगा दिए, मतलब लोड कर दिए, भारी कर दिए इसको, तो इससे इस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो उसकी प्रॉन्ग पे अगर आप मोम लगा दोगे, लोड कर दोगे उसको, थोड़ा भारी कर दोगे प्रॉन्ग को, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा एक और होता है फाइलिंग, फाइलिंग करना या घिसना हम जिसको बोलते हैं, फाइलिंग करना, फाइलिंग वर्ड एक यूज किया जाता है, फाइलिंग। ठीक है, और वैनिंग, फाइलिंग और वैनिंग, ठीक है, ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, मतलब इसकी जो प्रॉन्ग होती हैं उसको सैंड पेपर से घिस देते हैं। ये सैंड पेपर से घिस देना, मतलब प्रॉन्ग को पतली कर देना, फाइल कर देना, उसको छील देना। फाइल मतलब छीलना कहलाता है। तो अगर आप इसको छील दे रहे हो, इसकी प्रॉन्ग को पतली कर दे रहे हो, तो इससे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज करती है। तो ये दो केस किए जाते हैं ट्यूनिंग फोर्क के साथ में, एक होता लोडिंग और एक होता फाइलिंग। प्रॉन्ग को अगर छील दोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, प्रॉन्ग को अगर लोड करोगे, मोम चिपका दोगे, तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो ये फैक्ट को ध्यान रखना। दूसरा, हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन या हेल्दी ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट बीट फ्रीक्वेंसी FV लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। मतलब हमारे जो कान है ना, वो कितनी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, 10 हर्ट्ज या उससे कम वाली। उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी अगर वेरिएशन है तो हमारे कान डिटेक्ट नहीं करते। 10 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर पाते हैं। या फिर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का जो वेरिएशन है, बीट टाइम पीरियड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड से अगर कम टाइम इंटरवल में वेरिएशन हो रहा है तो हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उससे ज्यादा है, 0.1 है, 0.15 है, 0.2 है, 0.3 है, एक्सेट्रा है, तो हमारे कान उसको डिटेक्ट कर लेते कि हाँ यहाँ पे कुछ वेरिएशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो कॉम्पिटिशन में बनते हैं, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए सर? मतलब जितना प्रॉन्ग पतला रहेगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। हाँ, जितना प्रॉन्ग पतला रहेगा उतनी फ्रीक्वेंसी। हालांकि जब ट्यूनिंग फोर्क बनाते हैं तो नॉन फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं, उसके बाद तुम उसको सैंड पेपर से घिसोगे तो उससे जो फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई है उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, हेलो, इसको ऐसा समझ ले तू कि अगर मान लो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेट F0 इज 500 हर्ट्ज, ये ओरिजिनल है। तो वैक्सिंग करने के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 500 से कम, 499, 498 एक्सेट्रा, ऐसी डिग्रीज हो जाएगी। अगर मान लो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी, यहाँ पे दिस इज 500 हर्ट्ज इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 501, 502 एक्सेट्रा, ऐसी बढ़ने लगेगी। कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करेगा कि आपने फाइलिंग कितनी की है या उसको आपने वैन कितना किया। ठीक है, समझ गए? हेलो, लेकिन अपन ह्यूमन ईयर तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते ना, फिर डिटेक्ट कैसे नहीं, करेंगे? सुनना अलग होता बेटा और डिटेक्ट करना अलग होता। मतलब सेंस करने की जो वेरिएशन आ रहा है ना, वो हम कितने बियर कर सकते हैं वेरिएशन, मतलब कितना हम डिटेक्ट कर पाते हैं, कितना सेंस कर पाते हैं कि हाँ यार ये चेंज आ रहा है। ठीक है, हेलो,
सर लेकिन सुनेंगे नहीं तो कैसे महसूस करेंगे? क्या क्या? अगर सुन ही नहीं पाएंगे तो महसूस नहीं कैसे नहीं, करेंगे? ऐसा नहीं, ये वेरिएशन है। ये जो सुनना अलग हो गया और ये वेरिएशन है। मैंने डिडेक्ट लिखा हुआ, मैंने सुनना नहीं लिखा, डिडेक्ट। डिडेक्शन मतलब नहीं समझा। एक्चुअल में यहाँ पे जो डिडेक्शन है वो कम ज्यादा साउंड का डिडेक्शन है, कि साउंड कम हुआ ज्यादा हुआ। मान लो साउंड 1 सेकंड में मैक्सिमम हो रहा है और 0.1 सेकंड में मैक्सिमम हो रहा है, 0.1 सेकंड में मिनिमम हो रहा है, तो आप उसको महसूस कर पाओगे। लेकिन अगर 0.01 सेकंड में कम ज्यादा हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अच्छा ओके सर। समझ गया? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, क्वेश्चन देख रहे हैं। ले लिए? क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत फटाफट है, 5 मिनट के ये क्वेश्चन, ज्यादा देर का नहीं, देखते हैं अभी। और हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होता है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखना, इट इज पेज नंबर 6। एक क्वेश्चन हमने लिया, यहाँ पे मान लो हमने 2 ट्यूनिंग फोर्क लिए, ये ए, इट इज ऑफ 500 हर्ट्ज। इसको दूसरे ट्यूनिंग फोर्क के साथ में, बी के साथ में साउंड किया गया। कितना बीट यहाँ पे ऑब्जर्व हुई? यहाँ पे आपको बीट ऑब्जर्व हुई 5 हर्ट्ज की। देन अभी क्या कर दिए हमने, एक ही प्रॉम को लोड कर दिए। लोड कर दिए मतलब इसमें मोम लगा दिया आपने, वैक्सिंग कर दिए, और फिर बी को इसके साथ साउंड किया गया। बी को कुछ नहीं किए। अब न्यू बीट जो बन रही थी, ये कितना ऑब्जर्व हुआ है कि यहाँ पे न्यू बीट आ रही है 3 हर्ट्ज के बराबर। समझ गए? सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अननोन सोर्स? अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी? क्वेश्चन समझ गए अभी? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? तो यस सर। कितनी कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? बस 2 ही केस हो सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ही केस आएगी। क्या क्या हो सकती है बताओ? 505 हर्ट्ज या 495 हर्ट्ज। कौन सी वैल्यू सही है? सही है 2 में से, कौन सी वैल्यू 2 में से सही है? कैसे जज करोगे? देखो, जब आपने इसको मोम लगाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 500 से डिक्रीज होना चालू हुई। 499, 498, 497, कितनी होगी नहीं पता हमें, कितनी होगी नहीं पता। तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार आपने 500 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 499 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 498 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 497 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 496 सब्ट्रैक्ट किया। तो ये 5, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। मतलब बीट बढ़ रही है यहाँ पे। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हो 500, 499, 497, 496 एक्सेट्रा, तो बीट कितनी आ रही? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो 3 बीट यहाँ पे बन रही है। देखो, न्यू बीट बनी यहाँ पे 3 हर्ट्ज, और 3 हर्ट्ज बीट यहाँ पर भी आ रही है, बराबर है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? 495 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? समझ गए? हेलो सर 505 में भी बाद में 3 आएगा तो अपन कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, उसको नहीं करेंगे। पहले ही वाला जो देखेंगे, पहले ही वाला बाय डिफॉल्ट अपन देखेंगे। इसमें भी आएगा आगे चल। कहां पे आएगा 3? हेलो, अरे इसमें ध्यान देना, 3 हर्ट्ज तो देख, हमने बी को कुछ नहीं कर रहे ना बेटा। मतलब इसमें जो पहला वाला हिट एंड ट्रायल था, यहाँ पे अगर ऐसा होता, मान लो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 505 थी, इसको लोड किए, तो इसकी तो डिक्रीज होते जा रही है, तो कभी भी 3 हर्ट्ज नहीं आएगी, ये तो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जबकि अगर हम इसको 495 हर्ट्ज लेते हैं, फ्रीक्वेंसी तो इसी की डिक्रीज हो रही है, इसको तो हम डिक्रीज करते गए। 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर से बढ़ेगा। लेकिन यहीं पे मिल गया ना, यहाँ पर भी मिलता। तो हमारा तो आंसर ये वाला है ना, 495 हर्ट्ज वाला। समझ गए? ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो तो इसकी है, हम तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, बी वाले की। ठीक है कुणाल? यस सर।
चलो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते क्वेश्चन को, बस एक और लास्ट क्वेश्चन। अभी हमने ए को कुछ किया था, बी को कर लेते। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? अभी हमने ए को बैक्स किए थे, पूरा क्वेश्चन यही रहने देते हैं। अभी मैं बी को बैक्स कर देता हूँ ये, तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही दो ही ऑप्शन रहेंगे। अभी भी मान लो जो नई फ्रीक्वेंसी है वो यही है, पेज नंबर 7 पे आते हैं। ये भी वही लिया मैंने, एफ बी डैश। तो अभी भी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें ये दो ही केस आने वाले हैं आपके, या तो 505 हर्ट्ज आएगा या फिर 495 हर्ट्ज आएगा। लेकिन क्योंकि इसको बैक्स कर रहे हो आप, तो ये इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने लगेगी। तो अब डिक्रीज होके कितनी बचेगी बेटा? 504, 503, 502, 501। ये भी डिक्रीज होके 494, 493, 492, 491। आपको सब्ट्रैक्ट किसको करना है? इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, ये 500, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 500 से, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे तो आंसर 5 है, यहाँ पे आंसर 5 है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया आंसर? 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, बराबर है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? 505 या 495? 505। हाँ, ये 3 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, तो 505 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या?